वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल। इससे पहले एक चीज़ बता दें, कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसका थोड़ा हेल्प इसमें लगेगा, तो उसको पहले देख ले या उसको पढ़ ले फिर इस पर आते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज क्यू है, सपोज पॉजिटिव चार्ज लेते हैं हम लोग, तो इसके चारों तरफ कहीं पर भी, सपोज यहाँ पर हमने एक स्मॉल चार्ज लिया क्यू नॉट, इसको हम लोग फिजिक्स में हर बार क्या बोला करेंगे, टेस्ट चार्ज, बिकॉज सारे एक्सपेरिमेंट इसी को लेकर किए जाते हैं, इसलिए टेस्ट चार्जेस का नाम पड़ जाता है। और जिसकी वजह से जिसका इफेक्ट हम लोग देखते हैं उसको नाम देंगे हम लोग सोर्स चार्ज। ओके, सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू क्या हो गया हमारे पास, टेस्ट चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड बड़ा स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है, और नेचर में कैसा होता है, ये भी कैसा लिया जाएगा, हमेशा पॉजिटिव ऑलवेज। अब देखें तो इस क्यू के चारों तरफ का वो रीजन जहां तक ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर अपना इफेक्ट दिखा सकता है, या तो रिपल्सन का या तो अट्रैक्शन का। अगर ये प्लस है तो इसको रिपेल करेगा, अगर ये माइनस होता तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो स्पेस सराउंडिंग दिस चार्ज अप टू विच या इन विच दिस चार्ज कैन मेक अ इफेक्ट ऑन दिस चार्ज, या ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें ये चार्ज इफेक्ट को फील करे, एक्सपीरियंस करे, फोर्स को, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक्स। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम बुक में इसी के नाम से है, बट कुछ बुक्स में आपको इस इंटेंसिटी की जगह लिखा मिलेगा, क्या लिखा रहेगा वहां पे, स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होते हैं, सेम। इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं कैपिटल ई से। ये एक वेक्टर होता है, दैट्स व्हाई हमने इस पे क्या लगा दिया है, बार लगा दिया है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू होती है इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो डिवाइडेड बाई सेल्फ ये चार्ज, जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस पे वेक्टर लगाया तो फोर्स पे भी वेक्टर हम लगा सकते हैं। यहाँ से ये दिखता है कि जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। क्लियर, इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जिधर लगता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी होगी। क्लियर है, आगे हम लोग इसको एक नाम से जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं हम लोग। जो फोर्स फील्ड है उसको हम क्या नाम जानते हैं, किस नाम से जाना वो जानने लगेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। लेकिन यही चीज मैग्नेटिक में भी आएगा, तो उसमें हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं कहेंगे, वहां पे वजह होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर क्या है, दोनों सेम दिशा में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, तो ये इंटेंसिटी हो गई। अगर मैं यहाँ से याद करवाने की बात करूँ कि हमेशा याद कैसे रखना है कुछ चीज़ें, एफ इज टू, अगर हम देखें तो क्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दे तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा, ई। ये बहुत जगह मिलेगा आपको, एफ इजक्वल टू क्यू ई, बार बार बोला जाएगा, टीचर भी आपके बोलेंगे कि फोर्स इजक्वल टू क्यू इंटू ई। अगर कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, सिंपल है। इसकी इंटेंसिटी की यूनिट कितना लिखेंगे हम लोग, एफ ऊपर है न्यूटन, नीचे चार्ज है कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम। ओके, यूनिट की बात हो गई। अगर डायमेंशन हम लिखने लगे तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t माइनस टू, ऊपर हो गया, और नीचे चार्ज है यहाँ पर ना, चार्ज मतलब q बराबर आई टी, आई मतलब एम्पियर करंट होता है, आई मतलब a और t मतलब टाइम। अगर हम सही से अरेंज कर ले इसको ऊपर करके तो m l a माइनस वन और t एक यहाँ से, एक दो यहाँ से, t माइनस थ्री, एम एल ए माइनस वन टी माइनस थ्री, ये डायमेंशन हो गई। न्यूटन पर कूलम इसकी क्या हो गई, यूनिट। आप एक और यूनिट इसकी पढ़ोगे न्यूटन पर कूलम के अकॉर्डिंग अलग से, उसके अलावा वो होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब पोटेंशियल पढ़ चुके होंगे। क्लियर, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है और उसकी डायमेंशन क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज इसको पॉइंट चार्ज मान ले, तो इसकी वजह से जहां पे चार्ज रखा है, मान लेते हैं ये दूरी हम लोग स्मॉल आ रहा है, जहां पर इसको रखें, जरा सोचे एग्जामिनर हमसे पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी है,
कह तो दिया हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, कहाँ गया, यह वेक्टर होता है। तो वेक्टर के पास दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड पहले बताया फिर डायरेक्शन बताएं, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करने वाले हम लोग, ध्यान दें, ये फॉर्मूला यूज करेंगे एफ बाई क्यू। इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग फोर्स कितना लगता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करते हैं, तो Q1 इसको ले ले, Q2 इसको ले ले, या Q1 इसको Q2 इसको ले ले। ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फोर्स में Q0 से डिवाइड करना है, इस डिस्टेंस से ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गई मैग्नीट्यूड, हम इसको ऐसे लिख लेंगे। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोचे ध्यान से कि ये चार्ज इसको किधर धक्का देता, किधर रिपेल करता या किधर अट्रैक्ट करता, तो ये हमेशा इसको रिपेल ही करेगा ऐसे। तो हम ये क्या बताएंगे, जिधर फोर्स लगता है उधर ही क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो हो गई वो किधर होगी, ऐसे हो गई। मतलब प्लस चार्ज से दूर जा रही है, पास आ रही है, दूर जा रही है, तो हम प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे बनाएंगे, दूर जाता हुआ, क्लियर, याद रहेगा ये बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यही इसी जगह पे अगर माइनस क्यू होता तो क्या आंसर आता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आती, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं की गई है। लेकिन अगर ये माइनस हो जाता है तो इस प्लस को ये क्या करने लगेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो दिशा बदल गई, मैग्नीट्यूड सेम, दिशा बदल गई। इसलिए माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हम लोग कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन इनसाइड। रीड करने का तरीका मैं बता दूं आपको, रीड कैसे करेंगे। इसको बना ले ऐसा सर्कल, इसको भी सर्कल बना ले। इस सर्कल का सेंटर यहीं पे होगा जहां चार्ज रखा हुआ लग रहा है, और इस सर्कल का भी सेंटर वहीं होगा जहां चार्ज रखा हुआ लग रहा है। सोचे कि ये रेडियस होता है ऐसा, इसमें भी रेडियस होता है, तो इसमें रेडियस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और इसमें रेडियस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो रीड करने का तरीका इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, क्लियर। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग रेडियली इनवर्ड, क्लियर। ये हो गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज अगर हैं हम उनको किसी बॉडी पर देते हैं तो वो किस हिसाब से, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके ऊपर कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो फैलते हैं। तो उसमें हम लोग तीन तरह की बॉडी पाते हैं। पहली बॉडी होती है जो लीनियर होती है, दूसरी होती है जो एरिया रखती है अपने पास, और तीसरी होती है हमारे पास जो क्या रखती है, वॉल्यूम। अब देखें, पहला इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इस प्रोसेस में हमें ये वर्ड याद रखना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट होगा। होता क्या है, तो जब हम किसी लाइन पर वायर है उस पर हम एक बाहर से प्लस क्यू चार्ज लाके बाल्टी में भर के गिरा दिए, सोचे क्या यहीं पे गिर जाएगा तो यहीं रहेगा सब, नहीं, प्लस प्लस को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और मेटल में भाग सकता है करंट, कंडक्टर कहते हैं ना, तो इसलिए चार्जेस जितना दूर हो सकता है एक दूसरे से उतना दूर दूर स्टेबल हो जाएंगे। मतलब ये यूनिफॉर्मली क्या हो गए, लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर है लेंथ पर और चार्ज क्या हुआ, उस पर फैला हुआ है। तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या फैला है हमने, चार्ज, किस पर, लेंथ पर, तो इसकी लंबाई मान लेते हैं रॉड की कितनी, एल, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई एल। तो लैम्डा क्या हो गया, क्यू बाई एल। यूनिट क्या लिखेंगे, कूलॉम पर मीटर, सिंपल। यूजेस होंगे इसके हमारे पास। दूसरे प्रकार की जो डेंसिटी आती है वो आती है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, है। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, चार्ज डिवाइड करेंगे, लेकिन किस चीज पे, तो नाम जैसे लगा है वहां पे लीनियर था तो लेंथ से डिवाइड किया, या सरफेस, सरफेस के पास क्या होता है, एरिया, तो यहाँ एरिया से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर यूनिट। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। ऐसी चीजें कहाँ देखने को मिलेंगी, कोई हमारे पास शीट अगर है ऐसे और इस पर हम लाके बाहर से चार्ज दे दे, प्लस दे या माइनस दे, चलिए माइनस देते हैं, तो माइनस भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो भी इस पर क्या हो जाएंगे, इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके पूरे एरिया पर। तो क्यू बाई ए क्या कहलाएगा इसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक तीसरा लास्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो अब तक तो हमें समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चार्ज
किसी वॉल्यूम पे डिवाइड है तो उससे क्या कहेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन, रो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। क्लियर? इसका क्या यूनिट हो जाएगा, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये कैसी चीज़ों पे दिया जाता होगा, जैसे एक सिलेंडर लेते हैं हम लोग, सिलेंडर सॉलिड है अगर और मेटल का है, सॉलिड मेटल सिलेंडर अगर है तो इस पर अगर हम चार्ज ला के देते हैं प्लस क्यू या माइनस क्यू, तो ये चार्ज कहाँ पे जाएगा, तो सिलेंडर के अंदर नहीं जाता चार्ज, सिलेंडर के बाहर सरफेस पे हर जगह इक्वली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा पूरे सरफेस पर, लेकिन बाहर याद रखें अंदर नहीं जाने वाला। तो ये 3 तरह की चार्ज डेंसिटी हमें पढ़नी होगी, इसके एप्लीकेशंस आएंगे आगे, जगह जगह यूज किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल से पहले एक चीज मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरी में तो आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस भी, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उस पर्पस से भी हमें ये चीज़ याद रहनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ने जा रहे हैं अगर, तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियली टू कर्व या ऑन कर्व। जैसे ये कर्व एक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऐसे जा रहा है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, सॉरी ये पाथ है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन है उसकी, तो हमसे पूछा जाए कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताइए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट बना लेंगे ऐसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी तो एरो ऐसे लगाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी तो एरो ऐसे लगा देंगे, हो गया। तो किसी भी कर्व पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, उसके टेंजेंट से रिप्रेजेंट होती है। यहाँ पे अगर पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे खींचते, इधर जा रही तो ऐसे एरो लगा देंगे और इधर आती तो इधर एरो लगा देते हैं। तो टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम बात करें कि दो लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइन क्या इंटरसेक्ट करती हैं, तो कभी नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट टू लाइंस ऑफ फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे मैं कहूं कि एक फील्ड ये है, एक फील्ड ये है, कट कर गए, अगर कट कर जाते तो क्या होता प्रॉब्लम, इस जगह पे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग, दो, एक अप साइड में इसके इस कर्व के अकॉर्डिंग ऐसे, और एक इस कर्व के अकॉर्डिंग ऐसे, एक इधर एरो बना लीजिए, एक इधर। क्या लगता है एक ही पॉइंट पर एक ही समय में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दो हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस कर्व की मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग बताएंगे और इस कर्व की मानेंगे तो इसके अकॉर्डिंग, किधर, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ही होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी। तीसरी प्रॉपर्टी, क्लोजनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। ये क्या है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास पास हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी एक दूसरे के, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या बताई जाएगी, ज्यादा। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ऐसे, तो इस रीजन में और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने मार्क कर दिया E1 और यहाँ पे कर दिया E2 और ऑप्शन 4 बना दिए, E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E1, E1 इक्वल्स टू E2, यह नहीं बता सकते। तो क्या होगा, यहाँ पे लाइंस दूर दूर हैं, यहाँ पे लाइंस पास पास है, तो E2 100% क्या होगा, ज़्यादा होगा, और E1 क्या हो जाएगा, कम। सिंपल सा, क्लियर है कि नहीं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, ये किस चीज़ से है, ये किस चीज़ का हो सकता है, सब पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, number of lines is directly proportional to magnitude of charge, magnitude of charge। इसका मतलब सिंपल, हमारे पास दो चार्जेस अगर हैं, Q1 मान लेते हैं और Q2, इन्होंने एक फिगर ऐसे दे दिया होगा और क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, ऐसे फिगर बना देंगे लोग, और बोलेंगे पहला कमेंट इस पर कीजिए कि इनके साइन क्या है। तो साइन के अकॉर्डिंग क्या बात करेंगे हम लोग, प्लस अगर है तो अवे जा रहा होता है, माइनस होता है तो पास आता है, तो ये माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। सिंपल था ये तो। दूसरी चीज
किस चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, Q1 या Q2? तो इस पर नंबर ऑफ लाइंस देखे ज़्यादा है, उस पर नंबर ऑफ लाइंस क्या है, कम। तो इस चार्ज की डेफिनेटली वैल्यू इस चार्ज से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 क्या हो गया, ज़्यादा, और Q1 क्या हो जाएगा, कम। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास। नेक्स्ट आगे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, एरिया के। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक ऐसे छोटा सा स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, और उसमें हमने प्लस चार्ज दे दिया था बीच में ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरा बना के दिखाया इसके लिए। तो ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए क्या होती है, अवे होती है, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन क्या ऐसे घूमते हुए, नहीं, हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, वही लाइन उसकी क्या दिखाएगी हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर। एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे इसे कर्व जैसा ले लिया हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस जगह पे है तो इस जगह पे ऐसे एरिया खींचेंगे और इसका परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इस जगह पे खींचना है तो यहाँ के परपेंडिकुलर ऐसे, इस जगह पे खींचना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, लेकिन कट नहीं करेगा, तो यहीं से ये घूम जाता है। लेकिन याद रखें हमेशा वो सरफेस के क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर ही निकलेगा। ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज धीरे धीरे मिलती जाएंगी, वो हम पढ़ते चलेंगे। एक और जानना चाहते हैं तो एक और देख ले हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मेटल के अंदर जीरो होता है। ये इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि ये हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यों होता है, ये पढ़ेंगे। अभी अगर जानना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल जिस रूम में हम हैं, अगर इस पूरे रूम की दीवारों को मेटल्स की बना दी जाए, ठीक, और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर नहीं आएगा, वो बाहर बाहर से निकल जाएगा उधर, इस रूम में नहीं आने वाला, क्योंकि पूरा रूम किससे बना है, मेटल के। क्लियर। क्यों होता है पढ़ेंगे हम लोग। आगे आते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, देखें, ये एक पेयर होता है, एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन अपोजिट साइन, अनलाइक चार्जेस कहते हैं इसको हम लोग, एक छोटी सी डिस्टेंस पे क्या रखे गए हों, सेपरेट किए गए हों। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी जो 2l है उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ही स्मॉल है। अच्छा 2l क्यों लिया मैंने, ये समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि जब हम इसको आधा आधा बांटेंगे जरूरत पड़ी अगर, तो l और l आएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर l लेते तो आधा करते तो l/2 बनता, दैट्स वाई क्या लेते हैं हम लोग, 2l लेते हैं, लेकिन है बहुत छोटा, याद रखें इस बात को। अब बारी आती है कि इसे डायपोल कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि चार्जेस से बना, तो इलेक्ट्रिक मतलब सिंपली चार्ज होता है। ये चार्ज का एक सिस्टम जिसमें दो चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर। डेफिनेशंस बना सकते हैं आराम से ऐसे, पेयर ऑफ टू अनलाइक एंड इक्वल चार्जेस placed at a small separation। बस हो गया, सिंपल सा, नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर इसमें आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, या डायपोल मोमेंट सिंपली। तो डायपोल मोमेंट हमारा P से रिप्रेजेंट होगा, और ये वेक्टर होता है, इसलिए फिर से मैं इस पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। तो वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, या सिंपली आप डायपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक लगाएं। क्लियर। लेकिन अगर बात करें तो आगे एक और डायपोल मोमेंट पड़ेगा मैग्नेटिक, तो उसके बचने के लिए हम लोग इसको साथ में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। स्मॉल p से रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो p बराबर होता है, किसी भी एक चार्ज को ले लो, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो एक चार्ज को ले लिया हमने q, और इनके बीच की जो दूरी है इस चार्ज और उस चार्ज की, उसकी वैल्यू लेकर हम मल्टीप्लाइड कर दे, क्या बन जाएगा, p बराबर 2q × l। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट। यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, q चार्ज कूलॉम, l से क्या हो जाएगा, मीटर, कूलॉम × मीटर। हम डायमेंशन भी बना सकते हैं, q का डायमेंशन क्या होता है, a t, q बराबर i t होता है ना, a i से क्या हो जाएगा a, और t, और l क्या होता है, डिस्टेंस l हो जाएगा।
अगर इसको अरेंज करके लिखना चाहे तो L80 लिख लीजिए, हो गया डायमेंशन। ये हो गई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अच्छा ये वेक्टर मैंने बताया था, तो ये तो हुई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किधर लिखेंगे? तो हमेशा डायरेक्शन माइनस चार्ज से किधर होती है? प्लस। तो डायपोल मोमेंट की दिशा होती है हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट की कुछ खास बातें, ये हमारे यहाँ जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ HCl। HCl डायपोल रखता है या नहीं रखता अपने पास? इससे पूरा रिलेटेड आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़ोगे डायपोल मोमेंट पर। केमिकल पार्ट ही है ये HCl। क्या इसके पास डायपोल होगा? तो हमारा क्वेश्चन ये था कि डायपोल इसके पास होगा कि मतलब P इसका होगा या जीरो होगा? तो नॉन जीरो है। देखिए कैसे, H और Cl को हम थोड़ा सेपरेशन पे सोचें तो H प्लस रखता है और Cl क्या रखता है? माइनस रखता है। तो एक स्मॉल चार्ज और एक स्मॉल चार्ज दोनों सेम मैग्नीट्यूड में है और दोनों की साइन क्या अपोजिट है। तो ये पूरा सिस्टम बन गया क्या हमारे पास? इलेक्ट्रिक डायपोल। और डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है? किसी एक चार्ज को ले, इनके बीच की दूरी का क्या कर दे? मल्टीप्लाइड। आप में एक न्यूमेरिकल है, इनके बीच का अप्रॉक्स दूरी दिया गया है, चार्जेस दिए गए हैं, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो इसकी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होने वाली। ऐसे H2O की बात करें तो H2O कैसे बनता है? HHO। इनके बीच में कुछ एंगल होता है, तो H पे आता है प्लस, H पे आता है प्लस और O पे डबल माइनस आता है। तो एक प्लस इस माइनस के साथ, एक प्लस इस माइनस के साथ, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये डायपोल मोमेंट दो हो गए, और इन दोनों को हम देखें तो एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं दो तरफ, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कहीं यहाँ से आएगा। ठीक, ये नेट हो जाएगा। तो हम इसको निकाल नहीं रहे हैं, बस तरीका सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है। मतलब H2O का डायपोल मोमेंट जीरो होता है कि नहीं? तो आंसर होगा जीरो नहीं होता। तो जीरो वाला कोई है? तो देखें CO2 का डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। OC, तो इसको मान लेते हैं प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, एक प्लस इसके साथ, एक प्लस इसके साथ, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस इधर, माइनस से प्लस इधर, कैंसिल हो गया। डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। एक नोट पॉइंट आप याद रखें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एटम नहीं रखा गया है, बाहर है, एक एटम की खास बात जानते हैं हम लोग कि एटम के अंदर सेंटर पे प्लस चार्ज होता है और बाहर कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इन सब इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास अगर निकाले रिंग मेथड से तो कहाँ जाएगा? बीच में ही। और पहले से ही प्लस कहाँ पर है? बीच में। मतलब दोनों का सेंटर क्या हो गया? कोइंसाइड कर गया। जब कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइड, कौन कौन कोइंसाइड करते हैं? सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे तो जरा सोचे कि जो इलेक्ट्रॉन वाला माइनस था और जो प्रोटॉन वाला प्लस था, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? जीरो। जब जीरो हो गया तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा? जीरो। सिंपल सी बात, क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और जब दोनों के सेंटर यहीं पर हैं तो बीच की दूरी हो गई जीरो, तो इसलिए डायपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो। अच्छा, अगर इसी एटम को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, लाइक यहाँ पे हमने ऐसे बना दिया, यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी, बहुत सारा प्लस दे दिया, यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी, बहुत सारा माइनस दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती कहाँ जाती है? माइनस में। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, है ना? उसी के बीच में हमारा एक एटम रखा था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो डायपोल मोमेंट जीरो होता। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आता है तो ये सारे प्लस इन माइनस को अपनी तरफ खींचने लगते हैं, चलो इधर, और इस प्लस को ये लोग क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, भगा देते हैं, और ये सारे माइनस जो थे इस प्लस को खींचते हैं और इन माइनस को क्या करते हैं? भगाते हैं। तो सारा माइनस शिफ्ट हो जाता है उधर, सारा प्लस शिफ्ट हो जाता है इधर। मतलब अब इनके बीच की जो दूरी जीरो थी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी? हो जाएगी। तो अब डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं? तो अब जीरो नहीं होने वाला। क्लियर हुई कि नहीं बात? ओके।